नमस्कार, डीवी लाइव उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी अविनाशी। दर्शकों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस समय जो है यूपी में जो है योगी सरकार लगातार गिरती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस लगातार कई मुद्दों पर जो है सरकार से सवाल कर रही है। और इसी कड़ी में जब आज कांग्रेस ने ऐलान किया था कि 18 दिसंबर को लखनऊ में यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं प्रदर्शन किया जाएगा और विधानसभा का घेराव करेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता, तो इसके चलते लखनऊ में 163 लागू कर दी गई, जो कि जिसमें ताकि लोग वहां पर इकट्ठे ना हो सके। सुबह से हम देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है विधानसभा का घेराव कर रहे हैं कई मुद्दों पर बात करने के लिए, सरकार को घेरने के लिए, लेकिन उन्हें लगातार रोका जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि विजुअल में किस तरीके से जो है भीड़ नजर आ रही है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की। और आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर यह भी है कि इस दौरान प्रदर्शन करते करते कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, वो बेहोश भी हो चुके हैं, उनकी तबीयत भी खराब हो गई है। कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि विजुअल में किस तरीके से जो है अजय राय बेहोश हो गए हैं और उन्हें हिरासत में पुलिस जो है लेकर जा रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सुबह से लेकर अब तक जो है हिरासत में पुलिस के द्वारा लिया जा चुका है। और आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को जो है हिरासत में लिया जा रहा है, उस दौरान वो बेहोश हो जाते हैं। तो वहीं कांग्रेस की जो है आराधना मिश्रा, उनको भी हिरासत में लिया गया है, जिस पर उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए एक बार आपको सुनवा देते हैं। आज शांतिपूर्ण प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी कर रही थी। वो एक विषय आज शांतिपूर्ण प्रदर्शन विधानसभा के अंदर कोई हो नहीं रहा और मैंने किसी की अनुमति नहीं दी। मेरे हाउस के अंदर कोई भी ना प्रदर्शन हो रहा है, ना उसकी अनुमति से मेरा कोई मतलब है। काम कर रही है जो जनता के मुद्दे हैं, क्या हम उन्हें उठा नहीं सकते हैं? इन्हीं मुद्दों पर जब वो सदन में बात कर रही होती है उसके बाद जो है उनको हिरासत में ले लिया जाता है। आपको बता दें अविनाश जी, क्या कहना चाहेंगे कि लगातार जो है यूपी की सियासत गरमाती जा रही है और जब विपक्ष जो है मुद्दे उठा रहा है तो उन्हें लगातार जो है यूपी की पुलिस के द्वारा उन्हें रोका जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, यूपी में जो स्थिति है, सरकार कभी भी मुख्य मुद्दों पर बातचीत करने को तैयारी नहीं दिखाई देती है। चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे खेती किसानी का मुद्दा हो, या हम सरोकार से जो रिलेटेड जो भी मुद्दा हो, सरकार उस पर बातचीत नहीं करना चाहती है। और इसी बातचीत से बचने के लिए हमने देखा है पिछले 1 महीने से पूरे यूपी में जो मंदिरों को लेकर मंदिर खोजे जा रहे हैं। लगातार एक खबर आती है कि कल वाराणसी में मंदिर, एक नया मंदिर मिल गया है। तो इस तरीके से जनता का ध्यान डाइवर्ट बना रहे। योगी आदित्यनाथ जी जो वहां से विधानसभा में भी जो बयान देते हैं, वो क्या बयान देते हैं? एक जज जो बीएचपी के कार्यक्रम में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बयान देता है, उसका समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं जी। तो जाहिर सी बात है, सरकार का पूरा जो फोकस है, वो पूरा फोकस सिर्फ एक ही चीज पर है कि किसी तरीके से जो धार्मिक विभाजन है वो बना रहे, जिससे पार्टी को एक तरीके से जब भी चुनाव हो तो आराम से उसको जीत मिल जाए। सिर्फ चुनाव के लिए ही सारा एक ताना बाना बना जा रहा है। जबकि जो आम मुद्दे हैं, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे किसानों की समस्या हो, चाहे बिजली का बिल का मुद्दा हो, उन किसी भी मुद्दे पर सरकार बातचीत को तैयार नहीं हो रही है। और इसी को लेकर कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन का ऐलान किया गया था और यह कहा गया था कि हमारा प्रदर्शन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रहेगा जी। लंबे समय बाद पहली बार ऐसा दिखाई दिया है कि कांग्रेस के प्रदर्शन के एक कॉल पर हजारों की संख्या में लोग लखनऊ की सड़कों पर उमड़ पड़े हों और जो सरकार है उसको 163 लगानी पड़ी हो। पहले तो जो आईपीसी की धारा 144 होती थी, अब क्योंकि पूरा का पूरा लॉ ही बदल दिया है सरकार तो पर, तो संविधान बदलने तक के आरोप लग रहे हैं। और जो आईपीसी थे, आईपीसी को खत्म करके भारत न्याय संहिता ले आए हैं। तो बीएनएस की ये 163 धारा और जो पुरानी आईपीसी की 144 थी वो सेम ही धारा है। तो आपने एक तरीके से वहाँ कर्फ्यू वाली स्थिति बना दी है ताकि भाई 4 लोग भी ना आ पाए। अरे भाई, जब एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर आम आदमी का अधिकार है, आप उसका अधिकार नहीं छीन सकते हैं। और वही कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन था, लेकिन आपने पूरे के पूरे उसको छावनी में तब्दील कर दिया विधानसभा भवन के आसपास का एरिया को। जो जितनी भी सड़कें जा रही थी, जहां से कार्यकर्ता आ रहे थे, उन सारी सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया। और विधानसभा के अंदर भी वही नजारा था कि भाई मुद्दा उठा रहे हैं तो मुद्दा नहीं उठाने दे रहे हैं आप।
कोई सरकार के खिलाफ कोई सवाल करना चाहता है तो पता चलता है कि अध्यक्ष उसको बोलने ही नहीं दे रहे, विधानसभा के अध्यक्ष। तो एक तरीके से तानाशाही का जो रवैया है वो पूरे यूपी में दिखाई दे रहा है, चाहे वो सदन के अंदर हो चाहे वो सदन के बाहर हो। और जो प्रदर्शन है आप भी देख रहे हैं कि कांग्रेस का जितना कार्यकर्ता है, जितने भी फुटेज आ रहे हैं, कहीं पर भी किसी भी कार्यकर्ता के पास में कोई ऐसी संदिग्ध चीज नहीं है जिससे कोई खतरा हो या वो कोई आक्रामक दिखाई दे रहे हो। उनका पूरी तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शन बना हुआ है, लेकिन पुलिस की जरूर उन पर एक तरीके से पूरी ताकत पुलिस ने झोंक दी है उन कार्यकर्ताओं को जो आंदोलन है उसको दबाने पर। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जब भी विपक्ष किसी मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है, किसी मुद्दे पर सरकार को उधर ध्यान केंद्रित करना चाहता है, अपना शांति से प्रदर्शन करता है, तो उस पर हमेशा जो है देखा जाता है कि योगी सरकार, कह सकते हैं पुलिस प्रशासन जो है उन्हें रोकती है। इससे पहले भी जब कांग्रेस के कार्यकर्ता यूपी के संभल में जाना चाह रहे थे, तब भी पूरा पुलिस प्रशासन उन्हें रोकने के लिए लग गया था। राहुल गांधी भी जाना चाह रहे थे तो उन्हें वहीं गाजियाबाद में ही रोक दिया गया था, कि यूपी में ही उन्हें रोक दिया गया था, उनको वहां आगे जाने ही नहीं दिया गया था। और आज फिर से यही तस्वीर देखने को मिली। कांग्रेस ने ऐलान किया था कि वो 18 दिसंबर को विधानसभा का घेराव करेगी और कई मुद्दे जो है उन पर जो है सरकार का जो है ध्यान आकर्षित करने के लिए वो प्रदर्शन शांति से करेगी। लेकिन इसके बाद भी आज नजारा आपने जैसे कि देखा कि सुबह से ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में लोग आए हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी पूरी यूपी की पुलिस कह सकते हैं कि उन्हें रोकने पर जुटी हुई है। क्या कहना चाहेंगे अविनाश जी की लगातार जो है शांति से भी प्रदर्शन अगर करने की कोशिश की जा रही है तो योगी सरकार की जो कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन जो है उन्हें रोकने पर जुट जाती है। हाँ, ये तो खैर बड़ा प्रदर्शन था कांग्रेस की तरफ से, और क्योंकि प्रदर्शन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण होना था और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है तो उसी तैयारी के साथ में भी आए थे। वो सिर्फ सरकार का ध्यान, जो आम जो समस्याएं हैं उनकी तरफ उनको सरकार का ध्यान दिलाना था। लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा प्रदर्शनकारियों से मिलने को ही तैयार नहीं है, वो बातचीत करने को ही तैयार नहीं है। और चाहे लखनऊ की स्थिति हो चाहे वो संभल की स्थिति हो, संभल का मामला यदि आप लें तो 24 तारीख की घटना है, आज 18 तारीख हो गई है, यानी 1 महीना पूरा होने को आया है। और 1 महीने के बाद भी आज की तारीख में भी विपक्ष का कोई नेता संभल नहीं जा सकता। मतलब इतना आपने संभल की स्थिति को खराब कर रखा है, कानून व्यवस्था की स्थिति को, कि लोग वहां डरे हुए हैं। और ना तो जो संभल से जो 24 तारीख को लोग पलायन कर गए थे, पुलिस कार्रवाई के डर के हमारे भाग गए थे, वो लोग आज तक लौट कर नहीं आए हैं। 1 महीना करीब बीतने को आ गया है। ना तो संभल के लोग जो हैं वो वापस आ रहे हैं। कोई नेता यदि वहाँ की स्थिति को जानने के लिए जाना चाहे तो उसको रोक दिया जाता है, हिरासत में ले लिया जाता है। आप एक तरीके से संभल को आपने पूरी तरीके से काट दिया है। यदि संभल की कोई भी यदि खबर आती भी है तो जो खबर क्या आती है कि पहले तो भाई चलो सर्वे वाला मामला चल रहा था, अब जब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी तो फिर आप संभल में जो मुस्लिम मोहल्ले हैं, कॉलोनियां हैं, उनमें आप फिर मंदिरों की खोज में निकल पड़े हैं। भाई एक तरीके से आप सिर्फ एक ही मुद्दे पर चल रहे हैं, वो धार्मिक ध्रुवीकरण को लेकर। लेकिन कांग्रेस की तरफ से लगातार ये डिमांड की जा रही है कि भाई उधर वो मुद्दे नहीं है, आप जबरदस्ती को चीजें को खोद रहे हैं। मुद्दा जो है वो किसानों की समस्या का मुद्दा है, भाई महंगाई का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, परीक्षाओं का मुद्दा है, आप उन पर ध्यान दीजिएगा। और उसी को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। भाई जो आपने बिजली के मीटर लगाए हैं, ये मतलब जिस आदमी का 100 या 200 रुपए बिजली का बिल आना चाहिए, एक सिर्फ एकल बत्ती कनेक्शन वाला आदमी है, 1 या 2 मुश्किल से पंखे चल रहे हैं, उसके पास कोई सामान नहीं है, उसके बावजूद उसका हजारों रुपए में बिल आ रहा है। तो भाई एक गरीब आदमी इतना बढ़ा हुआ जो बिल आ रहा है वो कैसे भरेगा? जी, इस मुद्दे को आज जो है विधानसभा में जो है सपा के जो विधायक है उन्होंने भी उठाया है और ये भी सवाल किया है कि आप ये बताइए, 2 कमरे का मकान है और इतने गरीब तबके के लोग हैं, लेकिन उनका बिल जो है हजारों में आता है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप एक बार आपको सुनवा देते हैं। ये बिल बेहद गरीब परिवार का बिल है जो 2 कमरों में रहता है। बिल का नंबर है 19/22/95 8000। इसका 17/9/2024 का बिल है 5142 और इसी का 10/11/2024 का बिल है 13,638। मनोहर, ये सब बेहद गरीब परिवार है, इनके पास कोई डिजिटल फोन नहीं है। मेरा आपसे अब ये समस्याओं के समाधान के लिए ऑफिस के चक्कर लगाते हैं और लेकिन वो हो नहीं पाता। मैं आपसे एक व्यवस्था ये चाहूँगा कि हमने कहा कि पारदर्शी कोई व्यवस्था करें। आप महीने में 15 दिन पर एक समाधान दिवस आप हर एक कार्यालय पर कर दें
कि बिजली के गलत विद्युत बिल जो उपभोक्ताओं के पास गए हैं उसके लिए एक समाधान दिवस कर दे, और साथ ही साथ अगर शिकायतकर्ता का शिकायत रजिस्टर्ड हो जा रहा है तो उसका समाधान की अवधि। तो ये थे आर के वर्मा जो कि सपा के विधायक हैं, और आपको बता दें कि ये जो है बिजली की समस्या को लेकर बता रहे हैं कि कितने गरीब लोग हैं, उसके बाद भी उनके जो बिजली के बिल है काफी ज्यादा आते हैं। इस पर ध्यान दे सरकार, और साथ ही साथ ये भी उन्होंने आग्रह किया है कि सरकार के द्वारा 15 दिन में कोई ना कोई समाधान दिवस तरीके से कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाए, जहां पर जो है गरीब लोग हैं, जो उनकी समस्या है उस पर सुनवाई हो सके और उसका निराकरण हो सके। अविनाश जी क्या कहना चाहेंगे कि बिजली के मुद्दे पर भी अब जो है योगी सरकार घिरती नजर आ रही है। लगातार उन पर यह आरोप लगी रहे थे कि योगी सरकार जो है निजी हाथों में बिजली विभाग को देने की कोशिश कर रही है। तो वहीं अब ये भी मुद्दा उठाया जा रहा है कि गरीबों के घर में जो है बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया है, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। नहीं, बिजली का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। और दूसरी बात ये है कि जो योगी के खिलाफ जो एक साजिश चल रही है बीजेपी के अंदर, उसकी तरफ भी एक तरीके से जो विपक्ष के नेता हैं वो ध्यान दिला रहे हैं जी। जो ऊर्जा मंत्री हैं यूपी सरकार के, वो है AK शर्मा जी। वही लेके आए हैं प्लान कि भाई बिजली को निजी हाथों में सौंपा जाए, और उसको लेकर बिजली विभाग में स्ट्राइक का एक ऐलान भी हुआ। तो सरकार की तरफ से एस्मा लगा दिया गया कि भाई आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं जी। और उसके बाद जिस तरीके से बिजली मीटर के ऊपर भ्रष्टाचार जो हुआ है खरीद फरोख्त हुई बिजली मीटर के लिए, उस पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। और इस पूरे मामले में एक तरीके से जो बदनामी हो रही है वो योगी सरकार की हो रही है। और जो ऊर्जा मंत्री जो जिनके बारे में बताया गया है AK शर्मा, वो मोदी और जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके करीबी हैं। ये IAS अधिकारी हैं गुजरात कैडर के। जब नरेंद्र मोदी गुजरात में CM थे तो ये उनके साथ में थे, नरेंद्र मोदी के साथ में। मोदी जी जब दिल्ली आए तो AK शर्मा को अपने साथ वो दिल्ली ले आए, और उसके बाद ये कहा गया कि क्योंकि AK शर्मा यूपी के रहने वाले हैं तो यूपी में उनको भेजा गया CM बनाने के लिए, और AK शर्मा से BRS लिया गया 2019 में, और उसके बाद उनको यूपी में MLC बनाया गया। और योगी जी पर दबाव डाला गया कि इनको अपने मंत्रिमंडल में शामिल कीजिए और गृह मंत्रालय दीजिए। तो उस समय तो योगी आदित्यनाथ अड़ गए थे, उन्होंने कहा था कि भैया हम इस्तीफा दे देंगे लेकिन गृह मंत्रालय नहीं छोड़ेंगे जी। क्योंकि चुनाव भी करीब आ गया था, उसके बाद कोविड का शुरू हो गया, तो इसलिए उस समय योगी आदित्यनाथ को नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो बीजेपी है उसने नहीं छेड़ा। लेकिन बाद में जब 2022 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पार्टी जीती तो AK शर्मा को योगी ने मंत्री बना लिया और उनको विभाग सौंपा ऊर्जा मंत्रालय। अब ऊर्जा मंत्रालय के जरिए ही योगी सरकार के खिलाफ जिस तरीके का काम हो रहा है, तो इससे जाहिर सी बात है यदि बदनामी हो रही है तो उसमें AK शर्मा की बदनामी नहीं हो रही है, बदनामी सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ की हो रही है। तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक तरीके से जनता के मन में एक विरोध की भावना भरी जा रही है, और उसका असर आप आज दिखा रहे हैं कि कांग्रेस का प्रदर्शन आप यूपी में लंबे समय बाद इस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन देखा गया है कि हजारों लोग सड़क पर आ गए हों। क्योंकि भाई यदि जनता परेशान होगी तो एक कॉल पर, फिर वो ये नहीं देखती कॉल किसने किया है, एक आम आदमी के भी कॉल पर जनता सड़क पर आ जाती है। तो जाहिर सी बात है कि क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ केंद्र की तरफ से कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है कि जिस तरीके से बिजली का पहले तो निजीकरण की बात चल रही है, उसके बाद मीटरों में जिस तरीके के घपले की खबर चल रही है, जैसे सपा विधायक की तरफ से बताया गया कि भाई 2 कमरे का मकान है और उसका 15,000, 13,000, 8,000 रुपये का बिल आ रहा है, सर्दियों में बिल उसका 12-13,000 रुपये आ रहा है। भाई सर्दी में ऐसी क्या चीज़ चलती है कि 12 और 13,000 रुपये बिल आए किसी का। गर्मी में चलो आपने AC चला लिया, दुनिया भर कूलर वगैरह चला रही है तो जब चलो फिर भी बिल आ जाता है 2,000, 5,000, 7,000 का। लेकिन सर्दियों में यदि आपका 12-13,000 रुपये 2 कमरे का बिल आ रहा है तो जाहिर सी बात है सवाल उठते हैं कि मीटरों में कुछ घपले हैं। तो इसीलिए विपक्ष की तरफ से भी योगी आदित्यनाथ को ये बोला गया है भाई ध्यान दीजिएगा कि आपका जो मंत्री है वो मंत्री भले ही आपकी सरकार का है लेकिन वो आदमी आपका नहीं है, वो आदमी दिल्ली का है, इसीलिए आप उससे बच के रहिएगा। और अगर बच के नहीं रहेंगे तो जो सभा चीफ हैं अखिलेश यादव वो तो कई बार बोल चुके हैं कि दिल्ली में चिट्ठी तो तैयार हो चुकी है, किसी भी दिन योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है। दिल्ली में पूरी तरीके से एक तरीके से तैयारी है, लेकिन मौका बस खाली मिलना है। और यदि इस तरीके से चाहे पेपर लीक का मामला हो चाहे बिजली का मामला हो, इस तरीके से अगर लगातार जनता सड़क पर आती रही तो फिर दिल्ली को योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को छीनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और ये चीज़ योगी आदित्यनाथ को भी समझनी चाहिए कि भाई जो जनता के आम सरोकार के मुद्दे हैं उन पर आपको ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से प्रदर्शन सड़क पर चल रहे हैं
और लगातार हो रहे हैं, चाहे संभल का मामला हो चाहे लखनऊ का मामला हो, कहीं का ही मामला हो, अगर जनता सड़क पर आ रही है तो जाहिर सी बात है सरकार में कोई ना कोई कमी है और उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि आपको बता दें कि ये मुद्दा बिजली विभाग से जुड़ा हुआ कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी आपको बता दें कि आर के वर्मा जो है जुलाई में भी ये मुद्दा उठा चुके थे और विधानसभा में भी कई बार इस तरह की जो खबरें थी जो लगातार बता रहे हैं कि कई जगहों पर बिजली आती भी नहीं है लेकिन फिर भी उनके घर पर बिल आता है। इस तरह की जो आरोप है या इस तरह की खबरें जो इस तरह के दावे जो है वो पहले भी कर चुके हैं और आज भी वही हालात हैं यूपी में नजर आ रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि आज जो है विधानसभा में काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला। आपको बता दें कि विधानसभा में आपको बता दें कि यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो है कुछ बयान दे रहे थे सपा को लेकर। उन्होंने बोला कि सपा के लोग चिट्ठी पर आंख बंद करके साइन कर देते हैं, ये गले की खराश मिटाने आते हैं, इनके लिए डिस्पेंसरी में विक्स की गोली रख देते हैं। इस पर सपा के जो विधायक है अतुल प्रधान ने गुस्सा दिखाया, उस पर नाराजगी दिखाई, तो उसके बाद जो विधानसभा के स्पीकर है उन्हें निकाल ही दिया, मतलब उनको मार्शल के द्वारा कहकर उनके बाहर ही हटा दिया गया। क्या कहना चाहेंगे अविनाश जी कि जहां सड़क पर भी अगर कांग्रेस के लोग या विपक्ष के लोग अगर मुद्दा उठा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो वहां तो उन्हें रोका ही जा रहा है, यानी कि विधानसभा में भी अगर वो कोई मुद्दा उठाते हैं, किसी के खिलाफ अगर वो बयानबाजी देते हैं या कोई किसी चीज का विरोध करते हैं तो उन्हें वहां से हटाया जा रहा है। जो अतुल प्रधान को सदन से हटाया गया है, निकाला गया है मार्शल के द्वारा, वो सिर्फ आज के लिए नहीं निकाला गया है बल्कि उनको पूरे के पूरे सत्र से ही निलंबित कर दिया गया है। जबकि वो भी कोई वैसी बात नहीं कर रहे थे। उनका कहना यह था कि भाई जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उन लोगों ने अभद्र तरीके से टिप्पणियां की हैं, उनको माफी मांगना चाहिए। लेकिन सत्ता पक्ष एक तरीके से आसंदी के जो अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से बस खाली ये कहा गया कि भाई उन्होंने जो बोला है वो हमने रिकॉर्ड में नहीं रखा है, हमने रिकॉर्ड से हटा दिया है। अब जो चीज हमने रिकॉर्ड से हटा दी है उस पर अब चर्चा की क्या जरूरत है, जबकि उनका कहना है कि भाई जो आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं कम से कम उनको खेद जताना चाहिए। लेकिन वहां तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, उल्टा अतुल प्रधान जो सपा के विधायक थे वो जो डिमांड कर रहे थे उन पर उल्टा कार्रवाई हो गई। मतलब कार्रवाई होनी चाहिए थी बीजेपी नेताओं पर, लेकिन कार्रवाई किस पर हो गई? विपक्ष के नेताओं पर। भाई आपके खिलाफ हम उल्टा सीधा बोलेंगे भी और आप शिकायत करेंगे तो आपके खिलाफ ही कार्रवाई होगी। और उनको सिर्फ मार्शल से सिर्फ आज के लिए नहीं निकाला है, पूरे सत्र के लिए उनको अब उस सदन में की कार्रवाई में वो हिस्सा नहीं ले पाएंगे। तो जाहिर सी बात है आप ना तो सड़क पर लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने दे रहे हैं और ना ही सदन में बोलने दे रहे हैं। एक तरीके से पूरी की पूरी पाबंदी लगा दी गई है। तो इस तरीके से यदि सरकार चलेगी तो भाई जनता के पास मौका तो हर 5 साल में आता ही रहता है। यदि इस तरीके से आप सरकार चलाएंगे तो जाहिर सी बात है, अब तो वैसे भी 2 साल ही सरकार का बचा, 27 में चुनाव होना है, तो उसके बाद जनता आपके साथ क्या करने वाली है ये आप अभी सोच भी नहीं सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि लगातार जो है विधानसभा की कार्रवाई चल रही है, इस पर जो विपक्ष के नेता सवाल कर भी रहे हैं तो उनको जो है बाहर निकाल दिया जा रहा है या उनको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। हमने आपको जहां बताया कि प्रदर्शन कर रही थी आराधना मिश्रा, उनको जो है पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। इसी के साथ आपको बता दें कि उनको अरेस्ट करने से पहले जब वो विधानसभा में गई थी तब वो सवाल जवाब कर रही थी, उस दौरान उन्हें बोलने का भी मौका नहीं दिया जा रहा था। तो एक बार आप देख लीजिएगा कि सदन में आज विधानसभा में क्या हुआ। सामान्य अध्यक्ष जी, आज शांतिपूर्ण प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी कर रही थी। वो एक विषय आज शांतिपूर्ण प्रदर्शन विधानसभा के अंदर कोई हो नहीं रहा और मैंने किसी की अनुमति नहीं दी। मैंने हाउस के अंदर कोई भी ना प्रदर्शन हो रहा है ना उसकी अनुमति से मेरा कोई मतलब है। ये तो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। तो कहा जहाँ पर है करिए, यहाँ पर आपको लोकतांत्रिक अधिकार की कोई हनन नहीं हुआ। आपको जितनी प्रिविलेज मिलती है शायद किसी को भी नहीं मिलती। अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 403 सदस्य। तो देखा किस तरीके से आराधना मिश्रा जब कोई अपने मुद्दे को रख भी रही थी तो स्पीकर उन्हें रोक रहे थे कि आपके पास तो इतना कह सकते हैं कि बहुमत भी नहीं है आपके पास, तो आप इतना आपको बोलने का मौका दे रहे हैं, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि विपक्ष को है जो रोका जा रहा है। अगर सत्ता पक्ष की तरफ से कोई काम नहीं किया जा रहा, अगर कोई मुद्दा उठा रहे तो सड़क पर तो रोका ही जा रहा था, तो भाई विधानसभा पर भी उन्हें बोलने से रोका जा रहा। अविनाश जी क्या कहना चाहेंगे? आराधना मिश्रा ने जो मुद्दा उठाया उनको बोलने से रोका जा रहा है। आपने देखा होगा कि जो पूरा वीडियो क्लिप है उसमें आराधना मिश्रा की शक्ल बामुश्किल से 5-7 मिनट तक के लिए दिखाई दी है। मतलब जो शख्स
सदन में अपनी बात उठा रहा है, कैमरा वहां नहीं है। कैमरा कहां पर है? कैमरा स्पीकर सतीश महाना बैठे हुए हैं, कैमरा सिर्फ उनको दिखा रहा है कि सदस्य क्या बोल रहा है, पता ही नहीं कौन सा सदस्य बोल रहा है। बस थोड़ी देर के लिए कैमरा आया उनकी तरफ, आराधना मिश्रा की तरफ, और उसके बाद वो सतीश महाना की तरफ चला गया। उसके बाद तकरीबन 4-5 मिनट तक आराधना मिश्रा लगातार अपनी जगह पर खड़े होकर बोलती रही, लेकिन कैमरा उनकी साइड में फिर लौट कर नहीं आया। आया भी तो थोड़ी देर के लिए आया और घूम के तुरंत वापस सतीश महाना के पास पहुंच गया। भाई जो स्थिति आप देखते हैं दिल्ली में संसद में, वही स्थिति यूपी विधानसभा में कि ना तो विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है और ना ही उनको ज्यादा से ज्यादा स्पेस मिलता है। इवन यदि वो खड़े भी होते हैं बोलने के लिए तो हम देखते हैं कि भाई या तो कैमरे का मुंह होता है, वो सत्ता पक्ष के विधायकों को दिखा रहा होता है, या फिर कुछ नहीं होता है तो चेयर को दिखाने लगता है, स्पीकर की चेयर को। लेकिन जो विधायक बोल रहा है वो ये नहीं पता चलता कि भाई कौन सा विधायक बोल रहा है। तो ये पहली बात तो उनको सदन में बोलने का ही मौका कम दिया गया और ये कहा गया कि हम आपको मौका बोलने का दे रहे हैं। अरे भाई यदि विधायक अपनी बात को विधानसभा में नहीं रखेगा और सड़क पर आप उसको रखने नहीं देंगे तो वो अपनी बात कहां रखेगा? जी बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है इस तरीके का यदि लोकतंत्र में सीधा लोकतंत्र यदि है तो भाई जो जनप्रतिनिधि है उसको अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद अविनाशी, आपने तमाम जानकारी दी। तो दोस्तों आज हमारे इस यूपी लाइव में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।